गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? हम लोगों ने देखा था मोलर कनेक्टिविटी क्या होता है, इसे डिफाइन कर लिया गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था और इस पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे जो आपको अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। हो सकता है इस पे फैराडे पे बेस्ड भी इसमें न्यूमेरिकल हो। ठीक है, तो आप इन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, जो ना हो रहा हो उसे भेजो। आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं भेजते मुझे नहीं पता, या तो सारे लग जा रहे हैं या तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब तक जो हुआ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो लास्ट टॉपिक था हमारा, ये था आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से रिलेटेड, जैसे इंडक्टेंस क्या है, ये कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इन सब अगर हम कैलकुलेट करें ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसके लिए ये फार्मूले थे आपके और उनको डिफाइन किया गया था। तो फार्मूले में रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला जो है रो L/A, उसे याद रखना आप। ठीक है, कंडक्टेंस के लिए जो फार्मूला है उसे याद रखना आप। रजिस्टिविटी क्या है, कप्पा क्या है, मोलर कनेक्टिविटी क्या है, ठीक है, लैम्डा एम। तो इन सारी चीज़ों को, ये फार्मूले आप रिवाइज करो अच्छे से, और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इसे अटेम्प्ट करोगे और भी क्वेश्चन खोजोगे अगर मिल जाए तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मोलर कनेक्टिविटी को ही डिफाइन किया गया है एक बार फिर से, ताकि आप कंडक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी में फ़र्क जान पाओ। ठीक है, दो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए गिवन कंसंट्रेशन is the conductance G of the volume V of solution containing 1 mole of electrolyte। कहने का मतलब ये था, दोनों में फ़र्क क्या है। देखो, मान लो कि मैंने एक सेल बनाया, मैंने एक सेल बना दिया। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं, यानी कि कप्पा की अगर बात करूं मैं, तो कप्पा जो था ये इस सॉल्यूशन की क्वालिटी है। सॉल्यूशन की क्वालिटी का मतलब, जैसे रो था नहीं आपका, रो क्या था, ये मटेरियल की क्वालिटी थी। तो ये रो का ही उल्टा आपका क्या है, कप्पा है। ये रजिस्टिविटी है, तो ये क्या है आपका, कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो जैसे ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वैसे कप्पा भी क्या होता है, आपके इस इलेक्ट्रोलाइट की वो होती है प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अगर गाढ़ा इलेक्ट्रोलाइट है तो हो सकता उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर फीका है यानी कि डाइल्यूट है तो उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। समझ में आई बात? क्योंकि नंबर ऑफ़ जो आयंस हैं वो क्या होगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करने वाले हैं। अगर नंबर ऑफ़ आयंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगे तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर नंबर ऑफ़ आयंस जो हैं जो चार्ज कैरी करेंगे, अगर वो कम है तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे कप्पा इंक्रीज करता है और कंसंट्रेशन को घटाने पे कप्पा क्या करता है, डिक्रीज करता है। समझ में आई बात? तो ये आपका सोल्यूशन की क्वालिटी थी। अगर मैं बात करूँ मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग होगा। ठीक है, और इसको मेजर करने का जो तरीका जैसे इसमें अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लें, सिर्फ और सिर्फ कितना लें, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लें। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो, जो भी आपने सेल बनाया है, उसमें हमेशा ही 1 मोल इस चीज़ के, आपके सोल्यूट के पार्टिकल कितने हों, 1 मोल होने चाहिए। अगर वो 1 मोल है सोल्यूट के पार्टिकल आपके, टोटल 1 मोल, तो उस समय जो इसकी कंडक्टिविटी होने वाली है वही क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। समझ में आई बात? क्या होना चाहिए, 1 मोल इसके अंदर होने चाहिए। फिर से पढ़ो, देखो, molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance G of the volume V of solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrodes with area of cross section A and distance of unit length। therefore लेमडा एम इक्वल टू के डॉट ए। कहा ये जा रहा है कि हम लोग देखो के टर्म्स में इसको निकालना चाह रहे हैं कि के इक्वल कब होगा, ये चीज़ समझ रहे हो बात को। तो उसके लिए क्या बोला गया कि ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है, ये रहा कप्पा ए डिवाइड बाई एल। अगर लेंथ यूनिट लेंथ हो जाए, तो कप्पा जो डिफाइन होता है, पहले फिर से देख लो, कप्पा जो डिफाइन होता है वो होता है यूनिट एरिया के लिए। एरिया इज इक्वल टू कितना, 1, और लेंथ इज इक्वल टू कितना, 1। तो ये होता है कंडक्टिविटी जो हम निकाल रहे होते हैं, उस समय लेते हैं, क्योंकि ये यूनिट वॉल्यूम पे वर्क कर रहा होता है। जैसे ये नहीं था रजिस्टिविटी क्या था, वो पर यूनिट वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को रजिस्टिविटी कहा जाता है। वैसे यहाँ पे क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम पे जो कंडक्टिविटी होगी उसी को आप क्या बोलोगे, कप्पा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिक्स्ड होता है डायमेंशन। लेकिन अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं तो ये तय हो जाती है बात कि इसमें 1 मोल तो इलेक्ट्रोलाइट होने ही चाहिए। अब देखो, अगर मैं एरिया छोटा कर देता हूँ और लेंथ को यूनिट रखूँगा,
मान लो लेंथ को 1 रख दिया और एरिया छोटा कर दिया, तो हो सकता है कि इसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आए ही नहीं पाए। समझ लो बात को। तो लेंथ हम हमेशा ही कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, लेकिन एरिया घटाते बढ़ाते रहेंगे ताकि क्या हो जाए, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपके जो सेल बना रहे हो आप उसमें आ जाए। समझ में आई बात। हमेशा ही 1 मोल आना ही चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर हो रही बात। दोनों में फ़र्क समझ गए। फ़र्क दो, कप्पा निकालने के लिए दोनों ही चीज़ें 1 होती हैं, उसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक। समझ में आई बात। तो 1 होते हैं यूनिट उस पर लेंथ पे और यूनिट वॉल्यूम पे। लेकिन जब हम मोलर निकाल रहे हैं तो हमारे जो मेन होता है वो ये होता है कि इसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट के पार्टिकल रखने ज़रूरी हैं, और उसके लिए लेंथ को हम अगर यूनिट ले लेते हैं तो एरिया हमें हर हाल में बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रखने के लिए। क्या बात समझ में आया। तो मोलर कनेक्टिविटी, तो यहाँ पे वही सेम चीज़, लेमडा एम इज इक्वल टू के डॉट ए डिवाइड बाई एल, के इंटू ए कर दिया गया। अच्छा, के इंटू ए क्यों किया गया, के इंटू ए इसलिए किया गया क्योंकि लेंथ कितना हमने ले लिया है, यूनिटी। जब हम डिफाइन करेंगे तो सिर्फ हम वेरिएबल क्या बना रहे हैं, ए को वेरिएबल बना रहे हैं, ताकि वो क्या हो जाए, वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को अपने अंदर रख सके। तो लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डॉट ए। ठीक है। अगर हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो सिंस एल इज इक्वल टू 1 है एंड ए इज इक्वल टू वी हो जाएगा उस समय। ए इक्वल टू वी होने का क्या मतलब है, देखो एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है नहीं बल्कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अब लेंथ को अगर हम क्या रख दें 1, तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या रख दिया गया, वी रख दिया गया। तो लेमडा एम कितना आ गया, के डॉट वी। क्या बात समझ में आया। यानी कि मोलर कनेक्टिविटी क्या होता है, कप्पा और वॉल्यूम जो है उस समय सोल्यूशन का उसके मल्टीप्लिकेशन पे के बराबर होता है। समझ लो बात को, जबकि यूनिट लेंथ लिया गया है सेल का। तो मोलर कनेक्टिविटी, मोलर अब यहाँ से डिफाइन किया गया, तो मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन वाइल कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्या मतलब है इसका, मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज करता है, जैसे कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे अगर, देखो इसमें मान लेते हैं कुछ पार्टिकल्स हैं, 1 मोल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर 1 मोल पार्टिकल्स हैं और वो कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जो भी कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, लैम्डा एम कहलाएगी। ठीक है, 1 मोल अगर इसके अंदर है तो लेंथ अगर एल इक्वल टू 1 है और एरिया कितना है, ए है, वेरिएबल बना दिया इसे। ठीक है। अब सुनो, अगर हम डाइल्यूट करना शुरू करें, डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब पानी मिलाते जाएं इसमें। तो अगर हम पानी मिलाते जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो 1 मोल रहने ही चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया को बढ़ाना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, एरिया बढ़ा देंगे ताकि वो नंबर ऑफ जो भी पार्टिकल थे वो उसके अंदर बने रहें, ताकि 1 मोल वो बना रहे हमेशा ही, और हम इसे क्या कर रहे हैं, बस डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं। तो अगर हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं तो जो आयंस हैं वो ज़्यादा दूर पे क्या हो जाएगा, फैल जाएंगे ज़्यादा दूर तक, और बहुत होगा क्या आसानी से वो मूव कर सकेंगे, बहुत ही आसानी से क्या कर सकेंगे, मूव कर सकेंगे। इस समय वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, अगर नज़दीक हैं तो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से जितना कंडक्शन होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब ये फैल जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं वाटर मिलाने की वजह से, ठीक है, तो क्या होता है, कंडक्शन इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये पार्टिकल अब बहुत ही फ्रीली मूव कर रहे होंगे सोल्यूशन में। तो चार्ज कैरियर तो जितने थे उतने ही हैं, पानी मिलाने के बाद भी उतने ही हैं, लेकिन पहले वो उतना फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे। अब क्या होगा, पानी मिलाने पे क्या होगा, वही नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी थे वो क्या होगा, फ्रीली मूव करने लगेंगे, और कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, वो इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आई बात। उस समय भी 1 मोल ही रहेंगे, बशर्ते वो ज़्यादा पानी में फैल गए हैं। क्लियर हो गई बात। तो लेमडा एम क्या होता है, जब हम डाइल्यूट करते जाते हैं सोल्यूशन को तो ये इंक्रीज करता है, यानी कि कंसंट्रेशन को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो मोलर कनेक्टिविटी है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ रहे बात को। और अगर मैं बात करूं कप्पा, जैसा अभी बोला गया कि कप्पा इसका उल्टा है, तो कप्पा में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 मोल हो। ठीक है, कप्पा तो जितना भी आपने पार्टिकल पहले ले रखा है उस सोल्यूशन के लिए डिफाइन किया जा रहा है। तो अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें कुछ फिक्स थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप डाइल्यूट करोगे इसे तो, क्योंकि अब की बार तो ये सेल कांस्टेंट कर दिया गया है, हमने एरिया किस में बढ़ाया था, जब हमें मोलर कनेक्टिविटी निकालना था। समझ में आई बात। तो हम यहाँ एरिया तो बढ़ा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी सिर्फ डालना पड़ेगा, और पानी डालोगे तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा और कुछ आयंस जो है अपने साथ भी लेके चला जाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे।
समझ में आई बात। तो वो लो कंसंट्रेशन पे जो है नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे इसमें, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कंडक्टिविटी क्या था, कंडक्टिविटी है कितने ज़्यादा चार्ज होंगे, जितने भी ज़्यादा आयंस होंगे उतने ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी उसकी होगी। लेकिन आयंस कम हो जाएंगे, समझ में आई बात। तो क्या कप्पा यानी कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में कुछ फ़र्क आपको पता चला, ठीक है। कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पे ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, ये डिक्रीज होगा। और कंसंट्रेशन को इसमें अगर हम डिक्रीज करते हैं तो ये इंक्रीज करता है, क्योंकि फ्री माइग्रेशन होता है आयंस का यहाँ पे बहुत ही फ्रीली। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी increases with decrease in concentration while conductivity decreases with decrease in concentration, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात, समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा होता। लेमडा एम इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब लेमडा एम जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन रहता है दोनों में। वीक जो होगा वो बहुत ही ईजिली आयनाइज नहीं होगा, सोल्यूशन के अंदर आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जो स्ट्रांग होता है ये जैसे ही आप डालोगे सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट को, वो तुरंत ही क्या होगा, आयनाइज हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो ये आयनाइज हो जाता है, और ये आयनाइज नहीं होता, लेकिन अगर हम इसको डाइल्यूट करते जाते हैं, मतलब पानी डालते जाओ तो इसका जो आयनाइजेशन है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी, जबकि इसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखते हैं ये सारी चीज़ें। लैम्डा एम इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल अलग अलग होंगे दोनों के लिए। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इंक्रीजेज स्लोली विथ डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या है ये सब, देखो अब हम यहाँ पर पहले इससे समझेंगे, उसके बाद कहा ये जा रहा है। देखो मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करूँ, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग में जैसे आपका NaCl है, सॉल्ट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH, या और भी ले सकते हो आप, कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो तुरंत ही क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे वाटर में डालोगे ना, तुरंत ही क्या होगा, ये घुल के आयंस प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर मैं एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, एसिटिक एसिड ये भी पोलर मॉलिक्यूल होता है, और ये भी क्या होगा, आयनाइज होगा, CH3COO माइनस में और साथ में क्या, H प्लस में, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखो क्या लगा दिया है, रिवर्सिबल है, जबकि ये क्या होगा, एक बार आयनाइज हो जाएगा तो तुरंत कंबाइन नहीं होगा। ये समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ आयनाइज तो होगा, लेकिन ये वापस कंबाइंड होकर क्या होगा, CH3COOH बन रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक सोल्यूशन अगर हम लेंगे तो उसमें ये वाले आयंस भी होंगे, ये वाले आयंस भी होंगे, और साथ में क्या होगा, आपका एसिटिक एसिड भी होगा। बात समझ में आया। लेकिन अगर हम ये वाला सोल्यूशन लेते हैं, इनका कोई सोल्यूशन लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ Na+ होगा, और क्या होगा, Cl- और वाटर होगा। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ पे जो भी चार्ज कैरियर हैं वो आपके Na+ और Cl- होंगे, समझ में आई बात। लेकिन यहाँ पे तीन चीज़ें हो, ये दो और ये तीन होंगे, और ये कंडक्ट करेगा नहीं, यहाँ भी ये दो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ जितना भी हमने लिया था सब के सब कन्वर्ट हो गए Na+ में और Cl- में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, जितना आप लिए थे उतना सब के सब आयनाइज नहीं हुए। तो इन दोनों के लिए देखा जाता है, जब कर्व प्लॉट किया गया मोलर कंडक्टिविटी के लिए, यहाँ पे देखो दो के लिए दिखाया गया है। ये KCl है आपका, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग मोलर कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये आपका कंसंट्रेशन है, ये आपका √C है, √C मतलब C की पावर 1/2 है, √C है इस एक्सिस पे, कंसंट्रेशन है मतलब इस एक्सिस पे √कंसंट्रेशन, और इस एक्सिस पे हमारा क्या है, इस पे है हमारा मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m, सीमेन सेंटीमीटर² पर मोल। क्लियर हो गई बात। अब वो KCl के लिए देखा गया कि यहाँ पे हम थे, जब हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को इतना रखा, ये रहा कंसंट्रेशन पॉइंट। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो जो आयंस हैं वो फिक्स्ड हैं, क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है। हम क्या घटा बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी घटा बढ़ा रहे हैं उसके अंदर से। समझ में आई बात। कंसंट्रेशन को ही तो चेंज कर रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस फिक्स्ड है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल ऑफ सोल्यूट होने ही चाहिए। तो छोड़ो उन सारी बातों को, अब इधर देखो, अगर मैं यहाँ से मूव करना शुरू करूँ, पीछे की तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, इस तरफ, ठीक है, तो कंसंट्रेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब क्या हुआ कि हम पानी में मिक्स करते जा रहे हैं।
अगर मैं इस तरफ से चलना शुरू करता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, मैं पानी मिक्स करता जा रहा हूँ, कंसंट्रेशन तभी तो डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मैं पानी मिक्स करता जा रहा हूँ, यानी कि मैं डाइल्यूट करता जा रहा हूँ सोल्यूशन को। तो अगर डाइल्यूट करता जा रहा हूँ तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो आयनाइज होना, जो आयनाइज नहीं हुआ था, जैसे CH3COOH जो बच गया था, जो आयनाइज नहीं था, वो भी क्या होने लगता है, आयनाइज होने लगता है। समझ में आई बात? ये CH3COOH जो बच गया था वो भी क्या होगा, आयनाइज होने लगेगा, और उसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है आयनाइज होने लगेंगे। जितना आप डाइल्यूट करते जाओगे उतना ही वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगा आपका, यानी कि वो आयनाइज हो रहा होगा। क्लियर हो रही बात? तो जब हम डाइल्यूट करते जाते हैं, मतलब ये रहा डाइल्यूट करते जा रहे हैं हम लोग, अगर डाइल्यूट करते जाते हैं तो क्या होगा, कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि जब आपने क्या किया, लगभग जीरो कंसंट्रेशन कर दिया उस सोल्यूशन का, यानी कि आपकी बार पानी ही नहीं, क्या समुद्र डाल दिया गया। समझ में आई बात? तो यहाँ से हम डाइल्यूट करते गए कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते गए, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती गई। क्योंकि क्रॉसिंग चल रही है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू कर दिए थे पानी डालने से। तो क्लियर होगी बात? तो ये था आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर स्ट्रांग की बात करें तो स्ट्रांग जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो चुका है, शुरू में ही जैसे ही आपने डाला वो आयनाइज हो चुका है, ठीक है। अब अगर डाइल्यूट आप करोगे तो अगर आप पानी मिक्स करना चाहते हो तो नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज नहीं करेंगे, नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स्ड है, उसमें इंक्रीज नहीं करेंगे, वो तुरंत ही क्या हुआ, आयनाइज हो चुके हैं। तो अब होगा क्या, अब होगा जो उनका फ्री मूवमेंट था, मतलब जो चल रहे थे वो सोल्यूशन के अंदर, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे थे, जाते समय, ठीक है। अब वो क्या होगा, दूर दूर होते चले जाएंगे, और दूर दूर होंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही फ्रीली मूव करने लगेंगे, जिसे आप बोलते हो फ्री माइग्रेशन, ठीक है। तो अगर वो बहुत ही फ्री मूव करने लगेंगे तो थोड़ी सी कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, लेकिन ध्यान रखना कि कंडक्टिविटी इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन, फ्रीली माइग्रेशन की वजह से हो रही है, ना कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करने की वजह से। समझ में आई बात? इसमें क्या था, इसमें नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज कर रहे थे, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो इसीलिए ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये एक कांस्टेंट ग्राफ हमें मिलता है। क्या मिलता है? कांस्टेंट ग्राफ मिलता है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है उसमें, यानी कि कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अब शायद ये ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे मैं फिर से इसको बता रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ तक, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करा दोनों ही केस में, देखो इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, दोनों ही कंसंट्रेशन, while conductivity decreases represented by straight line equation। कंडक्टिविटी डिक्रीजेज होता है, कंडक्टिविटी तो डिक्रीज करेगी ही ना, के कप्पा, ठीक है। अभी इस वेरिएशन को ये क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए हम लोग लिख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से इसे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी कैन रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे एक नया टर्म मिलेगा आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखो ध्यान से, कुछ नहीं, यहाँ पे जो पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन का अगर मैं इक्वेशन लिखूँगा तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है y = mx, तो ये रहा आपका y = mx, ठीक है, -mx, और ये +c। तो c जो है वो इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट कौन सा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस, और इसी को क्या नाम रखा गया है, लैम्डा नॉट m। लैम्डा नॉट m क्या होता है, ये होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हमने इतना पानी कर दिया है कि वो लगभग इनफाइनाइट हो गए हैं, मतलब इतने दूर दूर हो गए हैं, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कि अब उससे ज़्यादा अगर आप पानी डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बना रहेगा वही, क्योंकि जितना मैक्सिमम वो हो सकता था वो हो चुका है। समझ में आई बात? तो वही जितना मैक्सिमम होना था वो हो चुका है। अब आप कुछ भी कर लो, उसे समुद्र में डालो चाहे कहीं भी डालो, वो इंक्रीज़ नहीं करेगा मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आई बात? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा नॉट m से, ठीक है। वाइल लैम्डा नॉट m इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जब हम उसे इनफाइनाइट तक डाइल्यूट कर दिए हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लैम्डा नॉट m को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आई बात? तो हम लोग ये मोलर कंडक्टिविटी को प्लॉट किया गया है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग और चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मोलर
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो सकती है, और इसके लिए हम स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, इसको तो नहीं प्रेजेंट कर सकते। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से देखो इन्हीं सारी चीज़ों को, इसी ग्राफ को ध्यान से देखो अब, क्योंकि हम लोग CH3COOH का अगर निकालना चाहें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लगभग जीरो कंसंट्रेशन पे अगर हम लोग निकालना चाहें कि एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी क्या होने वाला है, तो क्या निकाल सकते हैं? अरे भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैसे बनाएं उसको, कितना पानी डाल सकते हैं, मैक्सिमम जितना डाल सकते हैं उतना मैक्सिमम डालोगे आप पानी, लेकिन फिर भी समुद्र थोड़ी डाल सकते हो, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कभी कर नहीं सकते। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको मेजर करना हो आपको, तब कैसे करोगे? समझ में आई बात? तो एक भाई साहब थे कॉलरोस भाई साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छा तरीका दिया जिससे हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बस एक कॉन्सेप्ट यूज किया, उनका कॉन्सेप्ट था फ्री माइग्रेशन मतलब कि जब हम डाइल्यूट कर देते हैं तो वो इतने फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए कि उनका इंडिविजुअल अभी देख रहे हैं, पूरी बात सुन लो। चलो नेक्स्ट